हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है होम रूल मोमेंट। होम रूल मोमेंट सीजीपीएससी मेंस एग्जाम का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। न सिर्फ सीजीपीएससी मेंस बल्कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स और इवन जो वनडे एग्जाम्स जो संचालित किए जाते हैं सीजी व्यापम या सीजीपीएससी के द्वारा, उसके अंतर्गत भी अगर हम बात करें तो काफ़ी मेजर और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आने की जो संभावना है वो लगातार बनी रहती है। तो पिछली क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था हरित क्रांति के बारे में, आज के इस वीडियो में होम रूल आंदोलन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बेसिकली उसी फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे जैसा कि हमने पिछली क्लास में हरित क्रांति के बारे में समझा था। आज के इस वीडियो में हम होम रूल आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं अपने क्लास में डिस्कस करता हूँ कि सबसे पहले किसी भी टॉपिक को डिस्कस हम करें, इसके लिए हमें इसका ओवरव्यू को जान लेना, समझ लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम सारी चीज़ों को बिल्कुल सीक्वेंस में समझ सकें। तो सबसे पहले होम रूल आंदोलन के अंतर्गत आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में जिस बात पर हम चर्चा करेंगे वो है इसकी पृष्ठभूमि। आखिर वो कौन सी पृष्ठभूमि थी, क्या बैकग्राउंड था जब ये आंदोलन संचालित हुआ, इसकी शुरुआत हुई। देन इसके बाद हम देखेंगे होम रूल लीग की स्थापना के बारे में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके अलावा हम देखेंगे एनी बेसेंट के द्वारा जिस होम रूल लीग की स्थापना की गई, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देन फिर इसके बाद हम होम रूल आंदोलन के तरीकों को समझेंगे, गतिविधियों के बारे में डिस्कस करेंगे और इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या कार्य किए गए इनको समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे मुख्य घटनाएं जो इस आंदोलन के दौरान संचालित हुई और फिर उपलब्धियां क्या क्या रही इस आंदोलन की, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है, हमारी क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो ताकि ये वीडियो उन तमाम अभ्यर्थियों तक पहुंच सके जो बेसिकली सीजीपीएससी प्रीलिम्स मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले सबसे पहले जिस शब्द को हमको समझ लेना जरूरी है वो है होम रूल। होम रूल का मतलब आखिर क्या होता है? आसान भाषा में अगर कहें तो होम रूल का जो मतलब होता है वो होता है स्वशासन। स्वशासन का मतलब होता है स्वयं का शासन। स्वयं का शासन हम क्यों कह रहे हैं? बेसिकली इस आंदोलन के टाइम पीरियड की मैं बात करूं ना, तो 1916 से लेकर के 1918 का जो टाइम पीरियड है भारतीय इतिहास के संदर्भ में, ये होम रूल आंदोलन का समयकाल रहा है। और इस समय काल में भारतीयों के द्वारा जो डिमांड की जा रही है, जो मांग की जा रही है, वो स्वशासन की मांग की जा रही है। स्वशासन की मांग इसलिए क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत को आज़ादी कब प्राप्त हुई? 1947 में। 1947 से पहले भारत पर जिसका शासन था वो किसका था? अंग्रेजों का शासन था, या बोल सकते हैं हम ब्रिटिशर्स का शासन था। और अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों का शासन किस प्रकार से संचालित था? किसी भी देश के ना दो प्रकार के मामले होते हैं, जैसा कि एक होता है बाह्य मामला। बाह्य मामलों के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं किसी भी देश के विदेश मामले की बात करें, या रक्षा संबंधित मामले की बात करें, या संचार मामलों की हम बात करें। इन्हें हम मुख्यतः डिस्कस करते हैं बाह्य मामलों के अंतर्गत। इसके अलावा आंतरिक मामले भी होते हैं। आंतरिक मामलों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? आंतरिक मामलों के अंतर्गत बेसिकली देश के आंतरिक मामले आते हैं, जिसके अंतर्गत गृह मामले हो गए, जेल से संबंधित मामले हो गए, शिक्षा हो गए, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया। ये तमाम जो मामले हैं, इन पर जो नियम कानून बनाने की शक्ति है, इन्हें हम कंसीडर करते हैं आंतरिक मामलों के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं 1947 में भारत की आज़ादी से पहले भारत पर किसका शासन था? अंग्रेजों का। अंग्रेज भारत के बाह्य मामले भी नियंत्रित करते थे एवं आंतरिक मामलों पर भी उन्हीं का अधिकार था। अब स्वशासन की यहाँ पर जो मांग की जा रही है भारतीयों के द्वारा, इस स्वशासन की मांग के अंतर्गत भारतीय चाहते थे कि आंतरिक जो मामले हैं ना भारत के, उन पर कम से कम अधिकार किसका रहे? भारतीयों का रहे। यानी कि भारतीयों को कम से कम इतनी पावर तो मिलनी चाहिए कि उनके जो आंतरिक मामले हैं, इनमें नियम कानून बनाने की जो शक्ति है वो भारतीयों के पास रहे। तो इसी को लेकर के बेसिकली 1916 से 1918 के बीच होम रूल आंदोलन यानी कि स्वशासन की मांग की शुरुआत हुई। तो इस आंदोलन के बारे में हम डिस्कस करें इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो इस आंदोलन को जिस पृष्ठभूमि में, जिस परिस्थिति में लाया गया, वो थी अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सन 1600 ईस्वी में बेसिकली हम बात करें
1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर 1947 में भारत को आज़ादी मिलने तक भारत पर अगर हम देखें ना तो अंग्रेजों का चाहे अप्रत्यक्ष रूप से बोले या प्रत्यक्ष रूप से बोले कंट्रोल रहा है, नियंत्रण रहा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एक व्यापारिक कंपनी थी जो भारत से व्यापार करने के लिए जिसका गठन किया गया था, बट धीरे धीरे देखते देखते ये जो कंपनी है वो राजनीतिक मामलों में भी भागीदार बनने लगी, राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगी। और फिर हम धीरे धीरे क्या देखते हैं कि लास्ट में 1857 की जब क्रांति होती है उसके बाद तो फिर जो ब्रिटिश सरकार है ना, जो इंग्लैंड में जो बैठी जो बेसिकली पार्लियामेंट है, वहाँ के जो बेसिकली मंत्री हैं वो भारत पर जो शासन है, भारत पर जो शासन करने की जो शक्ति जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी उसको अपने हाथों में ले लेते हैं। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि भारत पर प्रत्यक्ष शासन चलता है किसका, इंग्लैंड का, या बोल सकते हैं हम ब्रिटिशर्स का। अब ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि बेसिकली हम बात करें तो अंग्रेजों की काफ़ी सारे दमनकारी जो नियम कानून हैं उससे शोषण का शिकार होते हैं भारतीय। और इसी गतिविधि में हम देखते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन भी किया जाता है। बंगाल का विभाजन इसलिए किया जाता है क्योंकि अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और कानूनों से परेशान होकर भारतीय जो है वो एकजुट होकर स्वशासन की मांग करने लगते हैं, स्वतंत्रता की मांग करने लगते हैं। और इसी क्रम में हम देखते हैं जो बेसिकली आंदोलन है जिसकी शुरुआत होती है, जो राष्ट्रवादी आंदोलन की बेसिकली शुरुआत होती है वो बंगाल से होती है। और बंगाल में यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर चाहे हम हिंदू की बात करें या मुस्लिम की बात करें, दोनों ही काफ़ी संख्या में निवास करते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेज एक प्रकार की नीति लेकर आते हैं जिसे आप सभी जानते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, बंगाल का विभाजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत पूर्वी बंगाल, जहाँ जो बेसिकली जिसे हम देख सकते हैं कि एक मुस्लिम बहुल प्रांत होता है, और पश्चिम बंगाल जो कि एक हिंदू बहुल प्रांत होता है जहां पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा होती है, इसे आपस में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दरार उत्पन्न किया जा सके। 1905 का बंगाल विभाजन जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बाद में आगे चलकर हम देखते हैं कि 1911 में वापस से जो बंगाल विभाजन है जो किया गया था 1905 में, इसे समाप्त कर दिया जाता है। बट फिर भी 1905 का जो बंगाल विभाजन है वो अंग्रेजों की एक प्रकार की दमनकारी नीति को दिखाता है कि वो किस प्रकार से भारतीयों को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं ताकि वो सत्ता में बने रह सके। इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1907 में सूरत की फूट देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत बेसिकली हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी में हम देखते हैं ये दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, एक है नरम दल और दूसरा है गरम दल। नरम दल का नेतृत्व एक तरफ जहां पर गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, वहीं पर गरम दल के नेतृत्व किया जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और नरम दल और गरम दल में फूट क्यों पड़ती है, क्योंकि दोनों की ही ब्रिटिशर्स से स्वशासन की जो मांग है उसमें भिन्नता होती है। एक तरफ हम देखें नरम दल जो है वो प्रार्थना या याचिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से स्वशासन की मांग करते हैं, जबकि गरम दल थोड़ा क्रांतिकारी विचारों को समर्थन देते हैं। और इस कारण से देखते हैं कि कांग्रेस में फूट पड़ जाती है 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसे सूरत की फूट के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से एक प्रमुख घटना हमको देखने को मिलती है 1914 से लेकर के 1918 का जो समय काल है वो हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का समय काल होता है, जहां पर मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो प्रमुख जो यूरोपीय शक्ति है वो अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए एक प्रकार से विश्व युद्ध की चपेट में आ जाती है। इसमें से ब्रिटिश या बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ब्रिटेन भी एक प्रमुख शक्ति होती है जो इस विश्व युद्ध में भागीदार रहती है। अब देखा जाए तो ब्रिटेन जो है उसकी कई सारी कॉलोनीज हमको देखने को मिलती है, चाहे बात करें हम कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की बात करें या हम बात करें इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत जो डायरेक्टली तो वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी विश्व युद्ध से प्रभावित होता है। और इस विश्व युद्ध के दौरान हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी संख्या में जो भारतीय सैनिक है वो ब्रिटेन की ओर से युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। तो ये वो तमाम पृष्ठभूमि है जिसके चलते बेसिकली होम रूल आंदोलन की शुरुआत होती है, जो मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां हैं वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। एक प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो 1915 में बेसिकली हम देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा एक कानून पास किया जाता है जिसे कहा जाता है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं।
प्रमुख जो संगठन है जो राजनीति गतिविधि में भाग ले रहे हैं उन पर बैन लगा दिया जाता है। तो एक प्रकार से भारतीयों की जो आवाज़ उसको दबाने का कार्य किया जाता है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। तो ये तमाम घटनाक्रम है, एक तमाम पृष्ठभूमि निर्माण करने का कार्य कर रहे होम रूल आंदोलन के लिए। और इसी क्रम में देख रहे, देखो जो लास्ट वाला जो सबसे बड़ा जो आंदोलन हमको देखने को मिलता है होम रूल के पहले, वो 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन है। वो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत क्यों होती है? बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन जिसकी शुरुआत होती है 1905 में, बंगाल का विभाजन करने के विरोध में जिसकी शुरुआत होती है बेसिकली। और इसके बाद जो अगला सबसे बड़ा आंदोलन हम देखेंगे वो देखेंगे होम रूल आंदोलन। और इस समय काल में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं? अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां लगातार बढ़ती जा रही है। 1905 में हम देख रहे हैं बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 1907 में कांग्रेस में आपसी फूट पड़ गई जिसके चलते नरम दल और गरम दल का निर्माण हुआ। 1914 में देख रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर एक प्रमुख विश्व युद्ध हमको देखने को मिलता है जिसमें ब्रिटेन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और ब्रिटेन पार्टिसिपेट कर रहा है इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था तब। इसी क्रम में देख रहे हैं कि 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जैसा कानून पास किया जा रहा है जो भारतीयों को और दबाने का काम कर रहा है। और फिर हम देखते हैं इसी क्रम में अल्टीमेटली होता क्या है, कुछ प्रमुख नेता हैं, कुछ प्रमुख लीडर हैं जिनका उदय होता है भारतीय राजनीति के पृष्ठभूमि पर। एक है बाल गंगाधर तिलक और दूसरा है एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो 1908 में ना बाल गंगाधर तिलक को भेज दिया जाता है जेल। तो बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ये बात है 1908 की, जब उन्हें 6 साल की सजा सुनाई जाती है। और 6 साल की सजा इसलिए सुनाई जाती है, 6 साल की सजा इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि बेसिकली उन्होंने अपने एक समाचार पत्र केसरी में ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। और इस आलोचना को ब्रिटिश सरकार ने कंसीडर किया कि ये तो एक राजद्रोह है। तो राजद्रोह का मामला इसको घोषित करते हुए बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है और उन्हें बर्मा में स्थित मांडले जेल में भेज दिया जाता है। ये बात है 1908 की। और 6 साल की सजा काटने के बाद जब 1914 में बेसिकली वो रिहा होते हैं, तब वो देखते हैं कि सिचुएशंस अब काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है ना। और भारत में एक शक्तिशाली आंदोलन शुरुआत करने की आवश्यकता है, क्योंकि 1905 में स्वदेशी आंदोलन के बाद ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जो राजनीतिक रूप से बेसिकली भारतीयों में जागृति लाने का कार्य करे। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये प्रयास किया जाता है, लोगों को संगठित करने का कार्य किया जाता है और एक आंदोलन शुरू करने की बात की जाती है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि एनी बेसेंट, जिन्होंने 1914 में ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बेसिकली एनी बेसेंट की बात करें तो ये बेसिकली एक आयरिश मूल की महिला थी, आयरलैंड से बिलोंग करती थी। और 1893 में ये भारत आती है। 1893 में जब एनी बेसेंट भारत आती है, उसके बाद से ये भारत में ही निवास करने लगती हैं और अपने मृत्यु तक ये भारत में ही रहती हैं। तो 1893 में एनी बेसेंट आती है भारत। 1914 की बात है जब एनी बेसेंट कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेती है। और एनी बेसेंट के विचार भी बाल गंगाधर तिलक से काफ़ी मिलते जुलते हैं। वो भी ये सोचती है कि क्यों ना एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसे मूवमेंट की शुरुआत की जाए जो भारतीय लोगों को एकीकृत करने का कार्य करे और जो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियाँ जो चली आ रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। इसी क्रम में हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो है वो मिलकर एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं जिसे हम सभी जानते हैं होम रूल आंदोलन के नाम से। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस आंदोलन की जो प्रेरणा ली जाती है वो एक्चुअल में आयरिश होम रूल आंदोलन से ली जाती है। आयरिश बोलने का मतलब है आयरलैंड में ना बेसिकली 1870 के दशक में एक होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हुई। और होम रूल मूवमेंट आयरलैंड में इसलिए शुरुआत हुई इस आंदोलन की क्योंकि आयरलैंड भी ब्रिटेन का कॉलोनी हुआ करता था। तो आयरलैंड में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई कि ठीक है, बाह्य मामलों पर तो आपका नियंत्रण रहेगा, लेकिन कम से कम जो हमारे आंतरिक मामले हैं उसमें तो आयरिश पीपल की जवाबदारी होनी चाहिए। कम से कम आंतरिक मामलों में नियम कानून बनाने की जो शक्ति है वो तो आयरिश लोगों की होनी चाहिए। इस कारण से 1870 के दशक में आयरलैंड में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। एनी बेसेंट जो बेसिकली आयरिश मूल की महिला थी, उन्होंने इस आंदोलन से काफ़ी कुछ सीखा
और जब वो भारत आई 1893 में, तो भारत में भी उन्होंने इस आंदोलन को बेसिकली आगे बढ़ाने की बात सोची, उससे संचालित करने की बात सोची, और इसी क्रम में उनका सहयोग दिया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नाउ अब आगे हम समझते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे कैसे हुई। तो भारत में अगर हम देखें तो होम रूल जो लीग है ना, वो उसके आपको दो चरण देखने को मिलेंगे। होम रूल लीग के अंतर्गत हम देखेंगे कि तिलक की इंडियन होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है उसे कहा जाता है ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो एक है बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग, और दूसरी है एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसके अंतर्गत जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले अगर बात हम करें तो बाल गंगाधर तिलक के इंडियन होम रूल लीग की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1916 में तो दोनों ही होम रूल लीग की स्थापना हुई, लेकिन जब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको अपने आंसर को स्पेसिफिक बनाने के लिए मंथ भी याद करने जरूरी हैं। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई अप्रैल 1916 में। जिस स्थान में इस होम रूल लीग की स्थापना हुई वो है बेलगाम, जो आपको वर्तमान में कर्नाटक राज्य के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। इसका जो मुख्यालय है वो बनाया गया दिल्ली में, और इसके अंतर्गत ना 6 प्रमुख संगठन या बोल सकते हैं 6 प्रमुख शाखाएं देखने को मिलती है। अगर बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग की बात करें तो जिसका जो प्रमुख क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम देखें ना तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार जो जैसे जो क्षेत्र है वो शामिल है। साथ में महाराष्ट्र की बात करते हैं तो बॉम्बे जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, लेकिन बॉम्बे जो सिटी है वो बाल गंगाधर तिलक के इंडियन होम रूल लीग के अंतर्गत शामिल नहीं था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार, इन क्षेत्रों पर बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग के द्वारा प्रचार प्रसार करने का कार्य किया, युवाओं को जागृत करने का कार्य किया, स्वशासन की मांग के लिए बेसिकली उनका समर्थन जुटाने का कार्य किया। साथ में हम देखते हैं कि इस इंडियन होम रूल लीग के जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम था जोसेफ बैप्टिस्टा। तो इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर सचिव की बात करें तो एन.सी. केलकर इंडियन होम रूल लीग के सचिव बनाए गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर सदस्यता की बात करें तो यहाँ पर 1 रुपया वार्षिक ये सदस्यता की फीस थी लोगों के लिए जो इंडियन होम रूल लीग में शामिल होना चाहते थे। साथ में इसका प्रचार कैसे किया गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने प्रमुख समाचार पत्र के माध्यम से इंडियन होम रूल लीग का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। उनके प्रमुख समाचार पत्र में केसरी शामिल है, साथ में मराठा शामिल है। केसरी एक मराठी भाषी समाचार पत्र है, जबकि मराठा की बात करें तो ये अंग्रेजी भाषी समाचार पत्र है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जब प्रीलिम्स में या सीजीपीएससी मेंस की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो इंडियन होम रूल लीग के बारे में आपको इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करना काफ़ी जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, जैसा मैंने बताया कि होम रूल लीग बेसिकली 2 स्टेजेस में इंडिया में कार्य किया। एक का नेतृत्व किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और दूसरे का नेतृत्व किया गया एनी बेसेंट के द्वारा। तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग की बात करें तो इसका इसे नाम दिया गया ऑल इंडिया होम रूल लीग, और इसकी जो स्थापना है वो हुई सितंबर 1916 में। जहां पर बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब हो रही है? अप्रैल 1916 में। जबकि अप्रैल के बाद हम देख रहे हैं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना हो रही है। जिस स्थान पर स्थापना हुई उस स्थान का नाम है अड्डियार, जो आपको मद्रास यानी कि करंट डे में तमिलनाडु के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इस ऑल इंडिया होम रूल लीग का जो कार्य क्षेत्र था वो बाल गंगाधर तिलक के इंडियन होम रूल लीग के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं पूरे भारत में, विशेष रूप से दक्षिण भारत और बॉम्बे इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। साथ में अगर हम बात करें तो जहाँ पर इंडियन होम रूल लीग की केवल 6 शाखाएँ थी, ऑल इंडिया होम रूल लीग की हम देखते हैं 200 से भी ज़्यादा शाखाएं इसकी देखने को मिलती है, ब्रांचेस इसके देखने को मिलते हैं। इसके सचिव के रूप में जॉर्ज अरुंडेल ने कार्य किया। साथ में सहयोगी के रूप में बी.डब्ल्यू. वाडिया, सी.पी. रामस्वामी अय्यर, इन्होंने कार्य किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
सदस्यता फीस की अगर बात करें तो इंडियन होम रूल लीग में हमने क्या देखा, 1 रुपया वार्षिक, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 रुपया आजीवन। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना है ना। इसके प्रचार प्रसार की अगर बात करें तो एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से ऑल इंडिया होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया, और एनी बेसेंट के कुछ प्रमुख समाचार पत्र में शामिल है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, और ये एनी बेसेंट है जिनकी इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने अपने अपने होम रूल लीग चलाए। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि भारतीयों के मन में स्वशासन की भावना जागृत करना है। स्वशासन जो है ना वो स्वतंत्रता से अलग है, स्वतंत्रता से आप रिलेट नहीं करेंगे। स्वतंत्रता बोलने का मतलब है कि अपने आंतरिक मामले, अपने बाह्य मामले दोनों में ही स्वतंत्र होना चाहिए। जबकि स्वशासन की बात करें तो बाह्य मामले तो चलो ठीक है, यहाँ पर तो ब्रिटिश का आधिपत्य है, ब्रिटिशर्स का नियंत्रण है, लेकिन आंतरिक मामलों में कम से कम स्वशासन होना चाहिए। ठीक है, तो ये है बेसिकली होम रूल जो डिमांड कर रहा है स्वशासन की। स्वतंत्रता हमें बाद में 1947 में आगे चलकर प्राप्त होगी, तो ये दोनों जो शब्द है ना इन पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो बात हमने की बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग के बारे में। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से वो तरीके हैं, कौन कौन सी वो गतिविधियां हैं जिनको अपनाया गया बेसिकली होम रूल आंदोलन के दौरान, तो सबसे पहले अगर हम बात करें शांतिपूर्ण तरीके अपनाए गए। यहाँ पर सभाएं की गई, शांति मार्च निकाले गए, और इनके माध्यम से क्या किया गया, ये प्रयास किया गया कि भारतीयों के मन में स्वशासन की भावना जागृत किया जा सके, राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की भावना को जागृत किया जा सके। ये प्रमुख प्रयास किया गया। इस शांतिपूर्ण तरीके अपनाए गए, सभाएं बेसिकली संचालित की गई, है ना। तो ये सारे कार्य किए गए ताकि आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जा सके। इसमें इस आंदोलन में अगर शामिल समूहों की बात करें तो सबसे ज़्यादा युवा वर्ग शामिल हुए इस आंदोलन में। साथ में हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर दिखी हमको इस आंदोलन में। और जो शिक्षित वर्ग हैं, है ना, जो एजुकेटेड जो पीपल्स हैं, वो भी यहाँ पर इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल हुए। तो ये वो प्रमुख वर्ग हैं जिनको बेसिकली टारगेट किया गया इस आंदोलन के दौरान। चाहे युवा वर्ग की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, या युवाओं में भी शिक्षित वर्ग की बात करें, तो ये वो प्रमुख वर्ग हैं जो इस आंदोलन से प्रभावित हुए और इस आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रचार की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि कई सारी सभाएं आयोजित की गई। जो प्रमुख लीडर हैं, चाहे हम एनी बेसेंट की बात करें, चाहे बाल गंगाधर तिलक की बात करें, उन्होंने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से इस आंदोलन को गति देने का कार्य किया, इसके प्रचार प्रसार का कार्य किया। चाहे हम बाल गंगाधर तिलक के केसरी और मराठा समाचार पत्र की बात करें, या फिर एनी बेसेंट के न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र की बात करें, इनके माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को गति दी, है ना, और स्वशासन की मांग को, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का कार्य किया। तो ये कुछ प्रमुख तरीके हैं, गतिविधियां हैं जो अपनाई गई इस आंदोलन के दौरान। और ये बेसिकली जो आप इमेज देख रहे हैं ना, ये होम रूल जो लीग है उसका बेसिकली आप फ्लैग देख रहे हैं यहाँ पर। तो होम रूल लीग के द्वारा अपना एक फ्लैग भी जारी किया गया, जिससे 1916 में इस लीग के द्वारा अपनाया गया। और एक्चुअल में क्या हुआ था ना, 1915 की बात है। हम बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, होम रूल आंदोलन जब हम बात करते हैं तो 1916 से 1918 का समय काल आता है हमारे दिमाग में। बट एक्चुअल में इसको शुरू करने का जो टाइम पीरियड था, वो अगर सब चीज़ सक्सेसफुली हो जाता तो 1915 में ही ये आंदोलन शुरू हो जाता। क्योंकि 1915 में क्या हुआ था ना, एनी बेसेंट के द्वारा साथ में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1915 में, दिसंबर 1915 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें ये प्रयास किया गया कि कांग्रेस के जो सभी जो प्रमुख नेता हैं या लीडर्स की हम बात करें, उनको मनाया जाए होम रूल आंदोलन के लिए। बट कांग्रेस यहाँ पर सहमत नहीं हुई बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के विचारों से। और उसके बाद फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने अपने लेवल पर और एनी बेसेंट ने अपने लेवल पर होम रूल लीग की स्थापना की, उसको संचालित किया बिना कांग्रेस के सपोर्ट के। और फिर बाद में हम क्या देखते हैं कि कांग्रेस के जो प्रमुख लीडर हैं ना, वो धीरे धीरे एक एक करके स्वयं से होम रूल लीग में जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो 1915 में प्रयास किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा कि होम रूल आंदोलन का समर्थन
कांग्रेस से ले लिया जाए, और अगर कांग्रेस उसको समर्थन देती तो जाहिर सी बात है जो आंदोलन का जो स्वरूप है वो और ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलता। बट जब कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला तो फिर अल्टीमेटली क्या किया गया, तिलक ने अपने स्तर पर और एनी बेसेंट ने अपने स्तर पर स्वयं से इस आंदोलन की शुरुआत की। और दोनों ही बेसिकली हम बात करें ना, तो तिलक का आंदोलन और एनी बेसेंट का आंदोलन एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए था, एक दूसरे के रास्ते में रुकावट डालने के लिए नहीं था। ठीक है, हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे थे और दोनों का मकसद ही एक था, स्वशासन। ठीक है, जो भारतीय के जो मामले हैं, आंतरिक मामले हैं, इस पर नियम कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसकी होनी चाहिए, भारतीयों की होनी चाहिए। तो दोनों के जो मूवमेंट है, दोनों के जो आंदोलन है, उसका लक्ष्य केवल एक ही था, स्वशासन की प्राप्ति। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं इस आंदोलन के समय काल में हमको देखने को मिलती है। 1916 से 1918 के बीच में इस आंदोलन का समय काल था, और 1916 में जो प्रमुख घटनाएं हमको देखने को मिलती है, एक तो ये है कि 1907 में जहां पर कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल बन गए थे, दो गुट बन गए थे, वो वापस से हमको देखने को मिलते हैं, दोनों का हो जाता है एकीकरण। तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में वापस से नरम दल और गरम दल जो है वो एक हो जाते हैं। और इससे होता है क्या है, इससे अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान की जाती है, मजबूती प्राप्त होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लखनऊ समझौता होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा, जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता का एक प्रतीक हमको देखने को मिलता है। एक तरफ हम क्या देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में ही नरम दल और गरम दल का एकीकरण होता है, साथ में हम देखते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है, आप सभी जानते हैं। 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन होता है। और मुस्लिम लीग बेसिकली अगर हम बात करें तो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाई गई एक संस्था होती है, जिसके विचार थोड़े से अलग हटकर होते हैं कांग्रेस पार्टी से। बट अल्टीमेटली हम देखते हैं कि 1916 में लखनऊ पैक्ट के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में मिल जाते हैं, और इससे जो स्वशासन की जो मांग है, जो भारतीयों की मांग चली आ रही है, उसको एक और मजबूती प्राप्त होती है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं एक नया झंडा, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, इस झंडे की बात कर रहे हैं। इस झंडे को अपनाया जाता है, और बाद में जब झंडा अपनाया जाता है तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा काफ़ी इसका बेसिकली अगर बात करें तो इसका विरोध प्रदर्शन भी किया जाता है, और कोयम्बटूर में इस झंडे को प्रतिबंधित भी कर दिया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमको देखने को मिलता है। 1916 के दौरान ये सारी चीज़ें होती है, और बाद में आगे चलकर चीज़ें हैं ना थोड़ी और चेंज हो जाती है। 1917 में क्या होता है, एनी बेसेंट का जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है, ये काफ़ी तेज़ी से अपना कार्य करता है। मुख्य तौर पर बात करें तो मद्रास वाला जो रीजन है, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वर्तमान समय में, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एनी बेसेंट काफ़ी सफलतापूर्वक अपने जो आंदोलन है वो चलाती है। अब इससे जो ब्रिटेन की सरकार है, जो बेसिकली मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार है, ठीक है, वो काफ़ी भयभीत हो जाती है इस आंदोलन के चलते। तो वो अपनी दमनकारी नीतियाँ अपनाने लगती है, और फिर क्या करती है, जून में मद्रास की सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, एनी बेसेंट को, जॉर्ज अरुंडेल को, बीपी वाडिया, इनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। और जब इन्हें गिरफ्तार करते हैं जो प्रमुख लीडर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जनता में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिलता है। तो इनकी गिरफ्तारी का काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच फाइनली ब्रिटिश सरकार झुकती है, और उन्हें इन प्रमुख नेताओं को करना पड़ता है रिहा। तो जून में तो गिरफ्तार किया जाता है, और हम देखते हैं कि दिसंबर में फिर एनी बेसेंट को हो, चाहे बीपी वाडिया को हो, चाहे जॉर्ज अरुंडेल को हो, इन्हें रिहा कर दिया जाता है। जब रिहा किया जाता है ना, तो ये जो आंदोलन जो पहले से चला आ रहा था, इस आंदोलन को एक और ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलता है। तो पहले से जो आंदोलन है वो और ज़्यादा उग्र हो जाता है, ठीक है। तो व्यापक जन समर्थन मिलने लगता है इस आंदोलन को और भी ज़्यादा। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन की जो सरकार है, उस पर राजनीतिक रूप से देखें चाहे सामाजिक रूप से देखें, यहाँ पर एक दबाव बनना शुरू हो जाता है। और इस दबाव के चलते ब्रिटेन सरकार को कोई ना कोई प्रतिक्रिया देना तो आवश्यक हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन सामने आता है, ठीक है। तो एडविन मॉन्टेग्यू, जो बेसिकली भारत के सचिव होते हैं, उनके द्वारा एक डिक्लेरेशन किया जाता है कि हम आगे चलकर एक कानून लेकर जरूर आएंगे, जो कि भारतीयों की मांग पर विचार करते हुए बनाई जाएगी। तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आता है,
और इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो एनी बेसेंट है इनका जो राजनीतिक कद काठी है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि 1893 में एनी बेसेंट भारत आई, 1914 में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, 1916 से होम रूल लीग की बेसिकली हम देखते हैं स्थापना हुई। अगर पर्टिकुलरली बात करें ऑल इंडिया होम रूल लीग जिसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना हुई सितंबर 1916 में। और फिर इनको अरेस्ट किया गया, फिर ये रिहा हुई। तो बेसिकली जो जन समर्थन है वो काफ़ी ज़्यादा मिला एनी बेसेंट को। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि दिसंबर 1917 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तब एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया जाता है, जो कि पूरे कांग्रेस के अगर इतिहास में अगर हम देखें तो पहली महिला अध्यक्ष होती है। तो ये एनी बेसेंट के बेसिकली सहयोग को दिखाता है, या बोल सकते हैं उनकी सक्रियता को दिखाता है भारतीय राजनीति में, कि वो भारतीयों के लिए जिस स्तर पर जाकर के कार्य कर रही है, ठीक है, ताकि राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत किया जा सके। क्योंकि ये पहले देख कर आ चुकी थी कि आयरलैंड में किस प्रकार से आयरिश होम रूल आंदोलन जो है वो संचालित किया गया है ना। और ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई नई डिमांड कर रहा था, जबकि कनाडा की बात करें वो भी एक ब्रिटिश औपनिवेशिक कॉलोनी हुआ करती थी। साथ में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यहाँ पर भी ब्रिटेन का आधिपत्य था, कंट्रोल था। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि होम रूल यहाँ पर इन्हें प्राप्त था। इंडिया की भी डिमांड यही थी कि चलो ठीक है, बाह्य जो मामले हैं उन पर ब्रिटेन का नियंत्रण रहेगा, ठीक है, बट हमारे जो आंतरिक मामले हैं कम से कम इस पे भारतीयों का नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई, ताकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को जो दर्जा प्राप्त है वहाँ पर जो होम रूल हमको देखने को मिल रहा है, सेम चीज़ इंडिया में भी लाई जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रमुख घटनाएं हमको देखने को मिलती है 1916 और 1917 के समय में। और लास्ट में हम देख लेते हैं इस आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या रही है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन जारी किया जाता है, जो कि भारतीयों की मांग पर विचार करते हुए ही किया जाता है कि आने वाले समय पर बेसिकली एक संशोधित कानून लाया जाएगा जो भारतीयों की मांग पर विचार करते हुए बनाया जाएगा। इसी क्रम में क्या होता है, 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है, जिससे ज़्यादा आप जान सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। मॉन्टेग्यू यानी कि जो भारत के सचिव होते हैं एडविन मॉन्टेग्यू, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो बेसिकली भारत के वायसराय होते हैं, दोनों ने मिलकर इस रिफॉर्म्स को तैयार किया होता है। और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जानते हैं, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर अल्टीमेटली जो होम रूल की जो डिमांड चल रही थी वो तो एक्चुअल में प्रदान नहीं की जाती है, बट यहाँ पर भारतीयों के हित में कुछ कार्य किए जाते हैं। अगर बेसिकली बात करें तो ब्रिटिश सरकार में ना, ब्रिटिश भारत में अगर हम बात करें तो प्रांत भी होते हैं और एक तो होता है यूनियन केंद्र। तो केंद्र की बात हटा देते हैं, जो ब्रिटिश भारत में जो प्रांत होते हैं, तो प्रांतीय सरकार में बेसिकली दो प्रकार के सब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं इस 1919 के अधिनियम के चलते। एक होता है रिजर्व्ड सब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं आरक्षित विषय, और दूसरा होता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में हम कहेंगे स्थानांतरित विषय। तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट के अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं ना, उन पर नियम कानून बनाने की जो शक्ति है वो ब्रिटिश सरकार की होती है। इसके अंतर्गत प्रमुख मामले आते हैं, चाहे हम वित्त की बात करें, चाहे हम गृह मंत्रालय की बात करें, चाहे हम पुलिस की बात करें, जेल की बात करें, तो ये सब जो मैटर्स हैं वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ यानी कि यहाँ पर जो नियम कानून बनाने की शक्ति है वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत होगी। जबकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं, जैसे कि हम बात करें कृषि की, इसके अलावा शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो ये सब वो प्रमुख मामले हैं जिनसे रिलेटेड नियम कानून बनाने की जो शक्ति है वो प्रदान की जाती है किन्हें, भारतीयों को। तो होम रूल की डिमांड हमारी जो चल रही थी वो अल्टीमेटली पूरा तो नहीं हो पाया 100%, लेकिन होम रूल जो मोमेंट है उसके चलते यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जहाँ पर प्रांतीय जो सरकार है
उनकी जो शक्तियों को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है रिजर्व्ड लिस्ट या रिजर्व्ड सब्जेक्ट और दूसरा है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में जो नियम कानून बनाने की जो शक्ति है वो प्रदान की जाती है किसे? भारतीयों को। इसके अंतर्गत कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब महत्वपूर्ण विषय आते हैं और इनसे रिलेटेड नियम कानून बनाने की जो शक्ति है वो भारतीयों को प्रदान की जाती है। तो ये एक प्रमुख उपलब्धि देखने को हमें मिलती है जो होम रूल आंदोलन के चलते भारतीयों को प्राप्त हुई। हालांकि जो डिमांड हो रही थी स्वशासन की, यानी कि जो सारे के सारे जो आंतरिक मामले हैं उसमें नियम कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त होनी चाहिए? भारतीयों को। वो तो फुलफिल नहीं हो पाता, लेकिन कुछ हद तक भारतीयों को सफलता इससे जरूर मिलती है। इसके अलावा जो हमें देखने को मिलता है कि जो स्वराज यानी कि स्वशासन की जो मांग है वो मुख्य धारा में लाया जाता है, यानी कि इस पूरे आंदोलन के दौरान 1916 से लेकर के 1918 का जो समय काल था, इस समय काल में होम रूल आंदोलन ने जो कार्य किया उससे भारतीयों की जो जन जागृति है वो भी काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई, राष्ट्रवाद की भावना जो है वो जागृत हुई और इसके चलते स्वराज की जो मांग है वो मुख्य धारा में लाई जा सकी, जो आगे चलकर स्वतंत्रता की जो मांग है उसमें तब्दील हो जाएगी। तो ये हमको देखने को मिलता है होम रूल आंदोलन की एक प्रमुख उपलब्धि। इसके अलावा जो राजनीतिक जन जागृति है वो भी काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि लाखों लोग लीग के सदस्य बने, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग की बात करें या फिर एनी बेसेंट के ऑल इंडिया होम रूल लीग की। लाखों की संख्या में जो लोग हैं ना वो लीग के सदस्य बनते गए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है, ये प्रमुख उपलब्धियां हैं जो होम रूल लीग की हमको देखने को मिलती है। और आगे चलकर धीरे धीरे क्या हमको देखने को मिलता है, इसके बाद जो बेसिकली एनी बेसेंट है वो एक्चुअल में हमको देखने को मिलता है कि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, जिसके चलते जो प्रमुख प्रावधान किए गए, प्रांतीय सरकारों की जो शक्तियाँ हैं उनको दो भागों में जो डिवाइड किया गया, तो एनी बेसेंट जो है ना वो कुछ हद तक ये जो रिफॉर्म किया गया उससे संतुष्ट हो जाती है। जब एनी बेसेंट संतुष्ट हो जाती हैं तो उनके द्वारा जो चलाया गया जो आंदोलन है वो धीरे धीरे थोड़ा ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं, जो बाल गंगाधर तिलक है वो इंडियन होम रूल लीग की जो डिमांड है, जो स्वशासन की जो मांग है, उसको लेकर चले जाते हैं इंग्लैंड चले जाते हैं। बेसिकली वो मिलते हैं लेबर पार्टी से और उनका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि इंग्लैंड में लेबर पार्टी को समझाया जाए, उन्हें मनाया जाए, ताकि इंडिया में जो स्वशासन की मांग जो की जा रही है उसको बेसिकली सक्सेस किया जा सके। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि जो दोनों लीडर है, एक तरफ हम देख रहे हैं एनी बेसेंट थोड़ी सेटिस्फाई हो जा रही है जो रिफॉर्म्स किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का उससे, और बाल गंगाधर तिलक चले जाते हैं इंग्लैंड। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। और आगे चलकर हम क्या देखते हैं कि महात्मा गांधी फिर भारतीय राजनीति में प्रमुखता से सामने आते हैं और महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रमुख आंदोलन चलाए जाते हैं, चाहे हम रोलेट सत्याग्रह की बात करें, असहयोग आंदोलन की बात करें, तो धीरे धीरे जो होम रूल आंदोलन है ना इसका विलय हो जाता है महात्मा गांधी द्वारा संचालित किए जाने वाले आंदोलनों में। तो फिर ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं कि होम रूल यानी कि स्वशासन की मांग धीरे धीरे आगे चलकर स्वतंत्रता की मांग में तब्दील हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है इस आंदोलन के अंतर्गत। तो आज के इस वीडियो में जो बेसिकली हमने समझा होम रूल आंदोलन के बारे में कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी शुरुआत के बाद कौन कौन से प्रमुख घटनाएं हुए, आंदोलन के बेसिकली दो फेज या दो स्टेज हम देख सकते हैं। एक तरफ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल आंदोलन चलाया गया और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया। दोनों के द्वारा अलग अलग लीग की स्थापना की गई। अलग अलग लीग हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है, स्वशासन की मांग। ठीक है, तो इन सारी बातों के बारे में हमने समझा आज के इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगले वीडियो में ना हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो वो आपको साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। और हमारी जो सीजीपीएससी मेंस की जो क्लासेस चल रही है उसका ये सेकंड क्लास है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है इस वीडियो में, इस क्लास को लेकर, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ में अगर बात करें तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है जब हम होम रूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नाउ मेंस में जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो इस अप्रोच से अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने इस टॉपिक के बारे में क्या क्या डिस्कस किया, इसके बैकग्राउंड को समझा, देन हमने बाल गंगाधर तिलक की बात करी, एनी बेसेंट की बात करी, होम रूल जो लीग की स्थापना की गई
उसके बारे में फैक्ट्स देखे, कौन कौन से तरीके अपनाए गए, प्रचार प्रसार कैसे किया गया इसको हमने समझा, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई वो हमने समझा, और इस आंदोलन की उपलब्धियां क्या क्या रही है इसको हमने समझने की कोशिश की। इस हिसाब से जब हम चीज़ें पढ़ेंगे तो चाहे प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका आंसर हम आसानी से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड और उसका आंसर हमको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम मेंस की हमारी जो आंसर राइटिंग की क्लास होगी उसमें डिटेल से समझेंगे, जिसमें साध्य पीएससी एकेडमी के जो हर एक टीचर्स हैं वो आपको बेसिकली अपने अपने सब्जेक्ट में सारी चीज़ें लिख कर समझाएंगे कि जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका आंसर आपको कैसे करना है। क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से आपको 2 नंबर के भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। 2 नंबर में जनरली आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया। तो इस प्रकार से फैक्चुअल क्वेश्चन जब आपको पूछे जाएंगे तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि अप्रैल 1900 सितंबर में बेसिकली बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई। स्थान था कर्नाटक का बेलगाम, और जिस स्थान को इंडियन होम रूल लीग का बनाया गया मुख्यालय वो था दिल्ली। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है, इस प्रकार के आंसर जो है वो आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस में कोट करने होंगे। और साथ में आपको ये भी पूछा जा सकता है, जब मार्क्स बढ़ेंगे, जब क्वेश्चन 8 नंबर 10 नंबर या 15 नंबर के पूछे जाएंगे तब आपको होम रूल लीग के एनालिटिकल अप्रोच से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग की सफलता एवं उसकी विफलता को विस्तार से समझाइए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं कि क्या होम रूल लीग जो है वो अपने बेसिकली डिमांड है, जो मांग जो चल रहा था स्वशासन की मांग, इसे पूरी तरह सफल हुई, क्या होम रूल आंदोलन अपने मांग में पूरी तरह से सफल हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं जो आपके एनालिटिकल अप्रोच को टेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम अपने आंसर राइटिंग की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में फ़िलहाल यहीं तक हम डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में हम किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।